एवरीवन, आपका जेन ऑरा में वेलकम है। आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, जो है आपका सेल्फ एंड पर्सनालिटी पे। इसमें हम देखेंगे आज कि हम तीन चीजें इसमें फोकस करेंगे, जैसे हमने चैप्टर वन के लिए की थी। वो है हमारे, फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देन असर्शन रीजनिंग एंड केस बेस्ड स्टडीज। तो नाउ आई होप कि आप सब अच्छे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, अपने साइकोलॉजी के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। नाउ so we'll see chapter 1 now. Sorry, chapter 2. Now the first question is, enhancement of people's self concept is possibly creating an atmosphere of, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो इनहेंस करती है आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो कौन सी चीज है वो? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। क्योंकि अगर आप कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देंगे तो क्या होगा कि बच्चे को कंडीशन सेट हो जाएगी किसी भी चीज को सेल्फ कॉन्सेप्ट में, है ना? तो ये तो हमारा ऑप्शन होने से रहा। देन हम देखेंगे, तो ये तो हमारा सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा। आइडेंटिटी क्राइसिस यहाँ पे नहीं आता। आइडेंटिटी क्राइसिस आता है एडोलेसेंट स्टेज में, जब आप अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म कर रहे होते हैं, वहां पे आप कंफ्यूज रहते हो अपनी आइडेंटिटी के लिए। अनकंडीशनल एंड बायस्ड रिगार्ड। अनकंडीशनल है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज कर दिया बायस। तो बायस्ड अगर कुछ भी चीज है तो वो आपको कैसे हेल्प करेगी? नहीं करेगी। तो आंसर इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. The second question is, in a dash, a person defends against anxiety by adopting behavior opposite to his or her true feelings. So, सबसे पहली बात याद रखो, अगेंस्ट एंजाइटी को कम करने के लिए, ठीक है, अडॉप्टिंग बिहेवियर अपोजिट, ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपोजिट टू हिज और हर ट्रू फीलिंग्स। तो नाउ रिग्रेशन नहीं, रिप्रेशन में दबाता है वो किसी ट्रॉमेटिक इवेंट की फीलिंग्स को, तो ये भी नहीं होगा। डिफेंड कर रहा है वो। रैशनलाइजेशन में ये नहीं होता, हाँ, लेकिन रिएक्शन फॉर्मेशन में ये चीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने अपोजिट फीलिंग्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल, हम पढ़ के नहीं गए थे, पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, तो हम कहेंगे नहीं यार, टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, इसीलिए मेरा पेपर बेकार हुआ। तो दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन, जहां आप अपने फीलिंग्स के अपोजिट बिहेव करते हो। थर्ड क्वेश्चन है, द सेल्फ दैट वैल्यूज फैमिली, किसकी बात कर रहा है? फैमिली की, एंड सोशल रिलेशनशिप्स इज रेफर्ड एज सेल्फ दैट वैल्यूज फैमिली। तो पर्सनल तो नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। सोशल, फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप में एक पॉइंट के लिए आपके माइंड में आ सकता है कि हाँ, इसको ले सकते हैं हम, लेकिन क्या बात कर रहा है? उस सेल्फ की बात कर रहा है जो इनको वैल्यू करे। तो फिर सोशल क्या होगा? सोशल हमें क्या बताता है? कल्चर के बारे में, नेबरहुड के बारे में, ये सारी चीजें। तो ये भी नहीं हुआ। देन फेमिलियल एंड रिलेशन, तो ये दोनों आपने वर्ड देखे होंगे, आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। फेमिलियल और रिलेशनल करके ये दोनों दिए हुए हैं। तो आंसर इज थर्ड एंड फोर्थ. Now, Hippocrates proposed a typology of personality based on बॉडी फ्लूइड एंड टेम्परामेंट के बारे में तो हिपोक्रेट्स ने ही कहा। त्रिदोषा तो आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। त्रिगुणास के बारे में भी उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने हिपोक्रेट्स ने बात की थी ह्यूमर्स की, है ना। द नेक्स्ट इज, डिसमिसिंग एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर और थॉट्स फ्रॉम अनकॉन्शियस इज नॉन एज अनकॉन्शियस। किसको डिसमिस कर रहे हो आप? एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर को, जो आपकी एंजाइटी बढ़ाता है, उसके बिहेवियर को आप क्या कर रहे हो? अनकॉन्शियसली, मतलब बिना अपनी अवेयरनेस के उसको क्या कर रहे हो? डिसमिस कर रहे हो। सो प्रोजेक्शन में तो आप अपनी फीलिंग दूसरों पे लगाते हो, तो ये तो होगा ही नहीं। रैशनलाइजेशन में आप रैशनलाइज करते हो चीजों को, आप, है ना, तो ये भी नहीं होगा। डिनायल में आप उसको पूरा टोटली डिनाई कर देते हो, बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करते हो। पर यहाँ पे क्या कह रहा है? एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर और थॉट्स फ्रॉम अनकॉन्शियस। डिनायल में ऐसा नहीं होता है, अनकॉन्शियस नहीं होता डिनायल में। सो रिप्रेशन में हम ऐसा करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ रिस्पोंडेंट इंडोर्स आइटम्स इन अ सोशली डिजायरेबल, सोशली डिजायरेबल, ओके, मैनर इज नोन एज, जिसमें हम सोशली डिजायरेबल तरीके से हम सही दिखें, वो हम कहाँ पे, वो कौन सा फिनोमिना में होता है, कौन सी टेंडेंसी में होता है? हेलो इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये हेलो इफेक्ट जो है ये बायस की बात करता है, राइट। सोशली डिजायरेबिलिटी, ये खुद एक वर्ड है जो सोशल डिजायरेबिलिटी के बारे में बात करता है, तो ये भी नहीं होगा। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हमने देखा था, वो सेल्फ रिपोर्ट क्या होता है? जहां पे आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देते हो अपने आप की, तो आप यहाँ पे तो कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इस सेंटेंस में दे ही नहीं रहे हो। तो आपका करेक्ट आंसर है एक्विसेंस। एक्विसेंस में आप क्या करते हो? आप सिर्फ वही आंसर देते हो जो सोशली डिजायरेबल हो, जो आपसे एक्सपेक्ट किए जा रहे हो। Now, Tanmay wants to assess how Gitika
express aggression in the face of frustrating situation. With the help of cartoon-like pictures, he represents a series of situations in which one person frustrates another or calls attention to a frustrating condition. Tanmay is likely to be using. सो नाउ ये आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आपको क्या कर रहे हैं, जहां पे आपको ये बता रहे हैं कि उसको असेस करना है। अब असेस करना है तो वो असेसमेंट करेगा, ठीक है। लेकिन आगे का अगर मैं सेंटेंस पढ़ूं, एक्सप्रेसेस एग्रेशन इन द फेस ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन विल द हेल्प ऑफ कार्टून लाइक पिक्चर। ये हो गया आपका आंसर, कार्टून लाइक पिक्चर। अब बिहेवियर एनालिसिस में तो हम रेटिंग्स वगैरह देते हैं, तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं। 16 पीएफ में आप क्या है, पर्सनालिटी के फैक्टर्स होते हैं, वहां पे कोई कार्टून लाइक पिक्चर नहीं होती, ठीक है। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में हम ये करते नहीं है। तो एक ही जगह पे है जहां पे हमें दिखाई दे रहा है रोजनविंग्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन। तो देखो यहाँ पे भी आपको ये वर्ड दिखा, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन, आपके सेंटेंस से। तो ऐसे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, और ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए हमेशा इन वर्ड्स के लिए, जब आपको ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बच्चा, तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है, आप सिर्फ ऊपर की दो लाइनों को पढ़ के एकदम आंसर्स पे मत आओ, लास्ट लाइन क्या बोल रही है। कहीं पे देखो ये लिख देते हैं पूरा सेंटेंस के बाद कि एक्सेप्ट दिस, तो अगर आपने ये दो लाइन पढ़ के आंसर दे दिया तो आपका एक्सेप्ट वाला पार्ट तो मिस हो गया ना, तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पे चला जाएगा। तो इसीलिए आपको सब में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है ऑप्शंस में। नाउ अनिका स्कोर हाई ऑन डायमेंशन ऑफ साइकोटिज्म, ठीक है, इसके डायमेंशन पे वो हाई ले रही है। दिस कैन बी लिंक्ड टू अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो नहीं है, नहीं नहीं। साइकोटिज्म में आप ग्रेटिट्यूड तो नहीं रखोगे किसी के लिए। अ टफ मैनर ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल, हाँ ये हो सकता है। अ टेंडेंसी टू डिफाई सोशल कन्वेंशंस, हाँ ये भी हो सकता है। सोशली कंडक्टिव सोशली कंडक्ट कंड्यूसिव बिहेवियर, नहीं, सोशली कंड्यूसिव बिहेवियर नहीं करोगे आप साइकोसिज्म में, नहीं, साइकोटिसिज्म में। हॉस्टिलिटी एंड इगोसेंट्रिसिटी, ये तो बहुत हो गई। तो साइकोटिसिज्म बेसिकली है क्या, आप ज्यादा, आपके अंदर क्या होती है, ईगोसेंट्रिसिटी ज्यादा होती है खुद के लिए। यू फील सुपीरियर टुवर्ड्स योरसेल्फ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी, दैट इज सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अ टफ मैनर ऑफ इंटरेक्टिंग विथ पीपल। उसके बाद क्या है हमारा, अ टेंडेंसी टू डिफाई सोशल कन्वेंशंस एंड हॉस्टिलिटी, ईगोसेंट्रिसिटी। देन रायन बिलीव दैट he is very good at football, therefore he is high dash as far as sports concerned. So now रायन बिलीव करता है खुद पे that he is a very good football प्लेयर होगा, ठीक है, ये प्लेयर होगा, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। नाउ अब मैं बात करूं सेल्फ कंट्रोल की। सेल्फ कंट्रोल यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे कहाँ कंट्रोल की बात हो रही है इस लाइन में, नहीं, यहाँ पे ये हो रहा है कि वो बिलीव करता है खुद पे। सेल्फ मोटिवेशन की भी कोई बात नहीं हो रही है, सेल्फ एफिकेसी की भी कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन सेल्फ स्टीम में बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। इसमें हम ये देखते हैं कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हम अपने आप को कैसी इमेज देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है रायन बिलीव दैट ही इज वेरी गुड एट फुटबॉल, मतलब बहुत अच्छा फुटबॉल में है, वो बिलीव करता है, तो उसका सेल्फ स्टीम है ये, राइट। द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर वंस ओन बिहेवियर इज नोन एज, देखो बहुत सिंपल है इसका आंसर, ऑर्गेनाइज करना, मॉनिटर करना, किसको, वंस ऑन। तो देखो सेल्फ कॉन्सेप्ट में तो ये नहीं होता, सेल्फ कॉन्सेप्ट में आप क्या सोचते हो, सेल्फ एफिकेसी में भी नहीं होता, सेल्फ स्टीम में तो हमने देखा ये वैल्यू जजमेंट की बात करता है, आप अपने आप को कैसे देख रहे हो, कैसे सोच रहे हो। तो सेल्फ रेगुलेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइज करना एंड मॉनिटर करना, तो आप ऑर्गेनाइज किस में करते हो, जब आप किसी चीज को रेगुलेट करोगे, है ना, आप सोचते हो आपके इमोशंस जो है, इमोशनल रेगुलेशन अच्छे से हो जाए। तो जब आप ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर कर रहे हो ओन बिहेवियर को, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ रेगुलेशन। रेगुलेट कर रहे हो आप, सेल्फ को रेगुलेट कर रहे हो अच्छे से। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज मोर प्रोन टू डिप्रेशन। तो नाउ टाइप डी होती है बेसिकली, क्योंकि ये ब्लैक बाइल पे डिपेंड करती है, तो टाइप डी पर्सनालिटी होती है, ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, टाइप डी होती है।
Now, the situational perspective explain human behavior mainly as a result of किस तरीके से सिचुएशनल पर्सपेक्टिव बताता है कि ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जेनेटिक इनहेरिटेंस की बात आपको क्या लगता है कौन करेगा? सिचुएशन पर्सपेक्टिव करेंगे? नहीं करेंगे। ये कौन करेगा? ये तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वाले करेंगे, जेनेटिक इनहेरिटेंस, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, तो ये सब तो नहीं है। सिचुएशनल एनवायरनमेंट फैक्टर्स ये भी नहीं करेगा। सिचुएशनल फैक्टर वाला सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशंस को देखेगा, बायोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं। ट्रेड फैक्टर्स, यस। सिचुएशन पर्सपेक्टिव क्या एक्सप्लेन करता है? किस सिचुएशन में आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो किसी चीज को, किसी सिचुएशन में आप कैसे देख रहे हो, तो ट्रेड फैक्टर्स। नाउ सोबिता डिड नॉट गेट एडमिशन इन द कॉलेज ऑफ हर चॉइस। शी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट शी नेवर रियली वांटेड टू गो देयर। व्हिच डिफेंस मैकेनिज्म्स? तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज देखी थी, क्या? Sobita did not get admission in the college of her choice. उसके चॉइस थी एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए। She told her friend that she never really wanted to go there. अब वो अपने फ्रेंड्स को कह रही है, उसको एक्चुअल में जिस कॉलेज में उसको एडमिशन चाहिए था, उस कॉलेज में उसको एडमिशन नहीं मिला, तो वो कह रही है कि मेरे को उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए ही नहीं था। तो कौन सा कर रही है? रिप्रेशन तो वो कर नहीं रही है, प्रोजेक्शन अपनी फीलिंग्स को दूसरों पे तो प्रोजेक्ट कर नहीं रही है वो। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है? रिएक्शन फॉर्मेशन में भी ये चीज नहीं होती है ना? तो क्या हुआ है? रैशनलाइजेशन किया है उसने। क्या रैशनलाइज किया है कि नहीं, मेरे लिए नहीं है ये चीज, मुझे नहीं था, मुझे नहीं चाहिए था यहाँ पे, तो रैशनलाइजेशन। नाउ असर्शन रीजनिंग देखते हैं अभी हम। नाउ पास्ट मॉडल एक्सप्लेन्स दैट अ स्टेट ऑफ अराउजल इज बेसिक टू एनी बिहेवियर एज इट हेल्प्स अटेंडिंग टू स्टिमुले। इतनी बात तो करेक्ट है, ये बात सही है, ये बात बोलता है वो, ठीक है, पास्ट मॉडल में। नाउ अराउजल, ओके, अराउजल एंड अटेंशन, अराउजल एंड अटेंशन, ये आपका अटेंशन है, ये अराउजल है। सो enable a person to process information, okay, an optimal level of arousal focuses our attention to the relevant aspect of a problem। ट्रू है ये लाइन भी। जैसे आप पढ़ोगे अराउजल में तो आपको यही लाइन सबसे पहले दिखाई देगी बुक में। टू मच और टू लिटिल अराउजल वुड इंटरफेयर विद द अटेंशन। सही बात है, अगर आप बहुत कम अटेंशन दे रहे हो तो यू विल नॉट एबल टू फोकस, कि आपको जहां फोकस करना है, राइट। एंड इफ योर अटेंशन इज टू मच, then also you will not get this thing, what and which task you are attention to pay, है ना? नहीं पता चलेगा हमें। अराउजल की बात कर रहे हैं, अराउजल, हाँ। तो नाउ द आंसर इज, नाउ मैंने आपको कल भी एक चीज बताई कि हमेशा वाई देखो, रीजन का वाई देखो कि ये चीज इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। रीजन पढ़ो पहले। एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल focuses our attention to the relevant aspect of a problem। too much or too little arousal would interfere in with attention। ये बात तो ट्रू है, ठीक है। अब देखते हैं क्यों। क्योंकि पास्ट मॉडल एक्सप्लेन्स अ स्टेट ऑफ अराउजल इज बेसिक टू एनी बिहेवियर। ओके, यही यही बात कंटिन्यू कर रहा है। इट हेल्प्स इन अटेंडिंग स्टिमुली अराउजल एंड अटेंशन इलेवन अ पर्सन टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। सही है, यस। सो रीजन इसका, रीजन जो है, रीजन से असर्शन जो है वो कनेक्ट हो रही है। सो ट्रू, ए इज अ, बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Now, in psychological terms, personality refers to physical and external appearance of an individual. For example, when we find someone good looking, we often assume that the person also has a charming personality. Okay. Personality refers to a characteristics, ways of responding to individual and situation। ये बात तो सही है, लेकिन रीजन को देखते हैं हम, ये वाई को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। So personality refers to our characteristics, ways of responding to individual and situations। In psychological terms की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है? Personality refers to physical, okay, external appearances of an individual। फिजिकल when find, for example when we find someone good looking। नहीं कर रहा यार, नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे क्या दिया है,
ये जो होता है पर्सनालिटी रेफर्स टू फिजिकल और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स, सिर्फ फिजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस पे नहीं हमारी पर्सनालिटी डिपेंड करती। तो ये तो रॉन्ग हो गया। ये फिर भी ठीक है कि पर्सनालिटी रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशन, ये तो ठीक है ये डेफिनेशन, बट ये वाली गलत है। सो ए इज फॉल्स एंड बट आर इज ट्रू। Now next, a strong sense of self-efficacy allows people to select, okay, to select, influence and construct the circumstances of their own life. ठीक है. Now, people expectations of mastery or achievement and their convictions about their own effectiveness determine the type of behavior they engage in. Okay. नाउ अब वाई देखते हैं, इसका वाई एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। पीपल एक्सपेक्टेशंस ऑफ मास्टरी और अचीवमेंट एंड देयर कन्विक्शन अबाउट देयर ओन effectiveness determine the type of behavior they engage, because a strong sense of self-efficacy allow people to select, influence and construct circumstances of their own life. Yes, दोनों सही है और इसका रीजन भी सही है। Now, a person who has strong aggressive tendencies may see other people as being excessively aggressive towards him or her. Okay. People adopt an ego defense mechanism called projection in which they attribute their own traits to others. ये तो 100% true है. Now अब देखते हैं why है कि नहीं. So people adopt an ego defense mechanisms called projection in which they attribute their own traits to others because because a person who has strong aggressive tendencies may see other people as being excessively aggressive toward or her. Yes, very right. अब देखो कैसे मैं सिंपली आपको अगर ये ब्रेक करके बताऊं, तो अगर मैं प्रोजेक्शन यूज कर रही हूँ तो अगर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करती हूँ तो मुझे मैं गुस्से में नहीं दिखाई दूंगी, लेकिन जो सामने वाला है उस पे मैं अपना गुस्सा सारा प्रोजेक्ट कर दूंगी, मुझे लगेगा ये मेरे साथ एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है ऐसे। Now, behavioral ratings suffer from major limitations like acquiescence. Okay? तो देखो पहले तो बात ये, बिहेवियर रेटिंग्स में कभी भी एक्वेसेंस होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो बिहेवियर रेटिंग है उसमें क्या करते हैं, आप रेटिंग देते हो अपने पेयर को, ठीक है। और एक्वेसेंस क्या है? एक्वेसेंस एक बायसनेस है बेसिकली, ठीक है। बायसनेस मतलब कैसे है, जहां पे आप सोशली डिजायरेबल तरीके से एक तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो। सो रेटर्स हैव टेंडेंसी टू प्लेस इंडिविजुअल्स इन द मिडल ऑफ अ स्केल बाय अवॉइडिंग एक्सट्रीम पोजीशंस। तो ये एक्वेसेंस का एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, बिहेवियरल रेटिंग सफर फ्रॉम मेजर लिमिटेशंस लाइक एक्वेसेंस। नहीं है, बिहेवियर रेटिंग में एक्वेसेंस होता ही नहीं है। सो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। Now, these are the questions that you have to see: social identity, personal identity, interaction approach, Karen Horney, woman different from that Freud. Explain various techniques of self control. इस पे questions आया हुआ है इसी पे 5th पे. Then we have what state and explain the characteristic of a type A, B, C, D personalities. ये है. पिछली बार मैंने कहा था कि आपका क्वेश्चन आ सकता है इस पे ट्रेड टाइप अप्रोच पे, इस पे एक क्वेश्चन बनता है हर साल, इस पे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएगा, मैच द फॉलोइंग में देखने मिल जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में मिल जाएगा। एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ सेल्फ इन अ डिफरेंट कल्चर्स। ओके, नाउ ये एक क्वेश्चन है जो केस बेस्ड तरीके से था, इसलिए मैंने ये रखा है आपके लिए, इसको देखते हैं। A study found that 1/3 of British children at age 6 are afraid of snakes, even though it is rare to encounter snakes in British isolations. The children had never come to contact with snakes in a traumatic situation, but snakes still generated anxious response. How would Carl Jung theory of personality explain? Throw some light on this theory. सो कार्ल यूंग की थ्योरी के लिए अब देखो, ये इन्होंने जो ये है ये इसकी बात कर दी इतनी, ठीक है। कार्ल यूंग ने क्या थ्योरी दी है, ठीक है, कार्ल यूंग ने किसकी बात करी है, कार्ल यूंग ने आर्केटाइप्स वगैरह जो भी कुछ बोला है उस सब से इन्होंने क्या किया है, इस चीज को रिलेट कर दिया है और फिर आपको कार्ल यूंग की थ्योरी पूछ ली है।
हमारी पर्सनालिटी में सारी थियोरीज हैं, और आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस पता होना चाहिए ट्रेट एंड टाइप में। और दूसरा चीज, आप एक टेबल बना लो जिसमें आप लिखो कि कौन सी थ्योरी ट्रेट में अप्रोच में आती है, कौन सी थ्योरी टाइप अप्रोच में आती है, बिकॉज दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। क्योंकि ऐसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि भाई बताओ कि कौन सी ट्रेट में आती है, कौन सी टाइप में आती है, तो आप एक्सप्लेन करोगे सारी पर्सनालिटी की थ्योरीज, बट दे आर ओनली आस्किंग, sometimes they are only asking like this question number 9, explain the trait approaches in personality। तो जितनी भी सारी अप्रोच ट्रेट या टाइप के अंदर आती है इंडिविजुअली, वो हमको बतानी है। सारी पर्सनालिटीज की थ्योरी हम बताने नहीं बैठेंगे, इसीलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे जिसमें आप टाइप की और ट्रेट थ्योरी की दोनों की बात करेंगे, कौन सी थ्योरी किसके अंदर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका काम बहुत आसान करेगा। और अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं तो कुछ महीनों में मैं आपके लिए यह काम बहुत आसान कर दूंगी। द ट्राइबल ब्रिहोर सोसाइटी ऑफ झारखंड अलाउ देयर चिल्ड्रन टू मूव फ्रीली टू इनटू द फॉरेस्ट एंड लर्न hunting and gathering skills. How it can be explained from the point of view of cultural approaches in psychology. सो कल्चरल अप्रोच जो है साइकोलॉजी का, वो कैसे इसके बारे में बात करें। ये क्वेश्चन पिछले साल भी ऐसा क्वेश्चन आया, उससे पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार से। तो इसको आप बहुत अच्छे से देख के जाओ कि ये एक्चुअल में उन्होंने आपके बुक के पैराग्राफ में दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल में। ये अगर आपने बुक अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो आप देखोगे। नाउ एक्सप्लेन द रोल ऑफ assessment in understanding psychological attribute. Describe the key feature of two methods, any two methods used for psychological assessment. This question is asked very frequently. Now explain Freud psychosexual stages. पिछले साल आपको पेपर में ये psychosexual stages पूछी थी, पर डायरेक्टली नहीं आई थी, आपको इनमें कुछ कंपैरिजन करके पूछा हुआ था। डिफेंस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब कल्चरल अप्रोच हमने पीछे पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंट है। theories used to understand personality, discuss how efforts had been made to categorize people into type। since देखो ये जो मैं क्वेश्चन की बात कर रही थी, टाइप एंड ट्रेट का तो आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर क्या थ्योरी आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। Now we'll see case based. So Summer is a school going children. Due to lockdown, he is at home. One day he happens to have an instinct to eat ice cream cone. However, there is only one ice cream cone in refrigerator. He wants to grab the cone and eat it. He also realized that if he grabs that cone without asking, he may be punished. The best way for someone to achieve gratification is to ask the permission to eat the one. In this way, he knows that if his behavior is morally correct, and his this approach towards obtaining ice cream will not be create guilt, fear of anxiety in him. तो ये पढ़ के आपको कुछ कुछ फ्रॉइड की याद आ रही होगी, फ्रॉइड की किसी थियरी की याद आ रही होगी, है ना। ये हमने कहाँ पढ़ा है, अगर आप देखो ना, ये केस इन्होंने किस पे बना दिया है, ये केस इन्होंने आपकी इस पे ईगो सुपर ईगो वाला जो चीज है ना, इड ईगो सुपर ईगो, इड ईगो एंड सुपर ईगो पे इन्होंने ये केस स्टडी बना दी है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछले बार, चैप्टर 1 की हम बात कर रहे थे, ये एग्जाम्पल है। आपको पता है ईगो में एग्जाम्पल दिया हुआ है ऐसे ही एक लड़के का, वो स्कूल का बच्चा है, क्लास में नहीं खा सकता है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा। सो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, आज तो मैंने आपके लिए डायरेक्टली यहाँ पे रीड किया, मैं देखना चाहती थी कि हमें कुछ याद है कि नहीं। बट मैंने आपको कहा है हमेशा केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए पहले आप केस पढ़ेंगे, एंड पहले आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर आप केस पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा, हमारा टाइम सेव हो जाएगा कि कहाँ पे हमें क्या करना है। सो नाउ पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। Which element of personality describe the realization experienced by Summer that if he grabs the cone without asking, he may be punished? Discuss it. तो अब ये पूछ रहा है कौन सा पर्सनालिटी का वो पार्ट है जो ये चीज के बारे में बताता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच एलिमेंट ऑफ पर्सनालिटी डिटरमाइन दैट द बिहेवियर ऑफ समर इज मोरली करेक्ट एंड गिल्ट फ्री? डिस्कस इट। दो ही क्वेश्चन है इसमें। तो देखो, अब इसमें मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, डिटरमाइन दैट द बिहेवियर इज समर इज मोरली करेक्ट। तो मोरल की वैल्यूज कौन करता है? अगर आपको वैसे भी नहीं आए समझ लो केस स्टडी पढ़ के समझ में, तो अगर आपको आपको इड ईगो सुपर ईगो कॉन्सेप्ट पता है, तो मॉरल्स की वैल्यू कौन करता है? सुपर ईगो। सुपर ईगो करता है हमारा मॉरल्स की वैल्यू, तो बस। तो सुपर ईगो डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ समर इज मॉरली करेक्ट।
द सुपर ईगो टेल्स द इड, सुपर ईगो फिर क्या करता है, फिर बताता है कि ग्रेटिफिकेशन अभी लेना है, एथिकल है या नहीं है। Now, first question. The element of personality describe the realization experienced by Summer that if he grabs the cone without asking, he may be punished and discussing it. तो इसकी बात कौन करता है, इसकी बात करता है ईगो करता है। देखो इड क्या कहता है, इड बोलता है मुझे एकदम चाहिए, मैंने अभी बोला इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिलेगा इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। इड जो है वो इसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उसको भूख लगी है, आप उसे अभी दूध दो, अदरवाइज वो हंगामा कर देगा। ईगो क्या करता है, बैलेंस करता है, किसके बीच में, इड के बीच में एंड सुपर ईगो के बीच में। तो ईगो आपको कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा, नहीं नहीं हमें ठीक से काम करना है, नहीं नहीं हमें पूछ के खाना खाना है। ये सब हमें कौन कहता है, ईगो कहता है, क्योंकि ईगो जो है वो बैलेंस लेके आता है। हमेशा याद रखो मेरी बात, ये बैलेंस करता रहता है बेचारा, इसके बीच में, मॉरल्स के बीच में, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन में, ये इन दोनों को साथ लेके चलने की कोशिश करता है। नाउ अब हम नेक्स्ट, तो अभी मैं आपको दूसरी अप्रोच से कराऊंगी। वो अप्रोच क्या थी कि पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, देन विल कम टू दिस। सो पहला क्वेश्चन क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी अमंग चिल्ड्रंस अकर थ्रू, ओके, मतलब पर्सनालिटी को देखना है कहाँ से अकर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट अलाउ द चाइल्ड इन ब्रिहर ट्राइब टू टेक डिसीजंस फॉर देम, देखने पड़ेंगे भी कौन से ट्रेट अलाउ करती है उनको। The group economic maintenance system plays a vital role in which of the following, कि कौन सी उसमें लेता है। So now अब मैं आती हूँ इस पे। So there's a tribe in Jharkhand named Briohar. The Briohar tribe lives in nomadic life which requires constant movement in small bands from one forest to another in search of games and other forest products. In the Brihor society, children from an early age are allowed enormous freedom to move into forest and learn hunting and gathering skills. Their child socialization practice are also aimed at making children to do things with the help of elders and take decisions for themselves and accept risk and challenges such as those who involved in hunting from an early age of life. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि विच डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी अमंग चिल्ड्रन अकर्स थ्रू। सो बिहेवियरल अप्रोच तो नहीं होता है, साइकोडायनेमिक अप्रोच भी इसमें नहीं होता है, ह्यूमनिस्टिक भी नहीं है, कल्चर की बात देखो, बिहोर इन्होंने सीधा कहा है, सीधा ऊपर कहा था कल्चर की बात कर रहे हैं, कल्चरल, है ना। कहाँ पे था वो, अगर आपको देखा होगा, ट्राइब, एक ट्राइब है, किसी कल्चर, एक ट्राइब है ना। Then which of the following trait allows the child in Broho tribe to take decision for them? कौन सी करती है, अचीवमेंट तो नहीं करेगा, सिर्फ लाइवलीहुड भी नहीं करेगा, इंडिपेंडेंस भी नहीं करेगा। इंडिपेंडेंस है तो फिर सारी चीजों में इंडिपेंडेंस आएगा, नहीं है। ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस होते हैं वो लोग क्योंकि उनको थोड़ा इंडिपेंडेंट दिया जाता है, तो इसीलिए वो ऑटोनॉमस होते हैं और फिर वो अपने डिसीजंस को ले पाते हैं। Now, the group economic maintenance system. Economic maintenance system plays a vital role in which of the following? Psychodynamic में कहीं मैंने ये नाम नहीं सुना है, ठीक है। साइकोडायनेमिक में मैं क्या सुनूंगी, मिस्टर फ्रॉइड की चीजें सुनूंगी। ह्यूमनिस्टिक में मैं क्या सुनूंगी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ये वो सो ये सारी चीजें। बिहेवियरल में मैं क्या सुनूंगी, कंडीशनिंग, लर्निंग, ये सारी चीजें। बचा क्या, कल्चरल अप्रोच। तो इसका तो एक भी वर्ड ऊपर नहीं दिया है, ह्यूमनिस्टिक का भी एक भी वर्ड नहीं दिया है, बिहेवियरल का नहीं दिया है। अगर मुझे इसका आंसर नहीं आता तो मैं एलिमिनेट कर लूंगी जिनके नहीं दिए। इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम तो कहीं देखा ही नहीं है मैंने इन तीनों अप्रोचेस में, तो कौन सा बचता है, कल्चरल अप्रोच, राइट। नाउ इन विच स्टेटमेंट द अबव पैसेज रिफ्लेक्ट द अचीवमेंट ओरिएंटेड बिहेवियर, अब कौन सा है जो दिखाता है अचीवमेंट ओरिएंटेड बिहेवियर। सो जब आप ये लाइन इसमें देखोगे आपकी इनॉमरस फ्रीडम टू मूव इनटू फॉरेस्ट फ्रॉम लर्निंग गैदरिंग स्किल्स, ये वाली लाइन दिखाता है हमें अचीवमेंट ओरिएंटेड बिहेवियर। देन नेक्स्ट क्या है, they can take decisions themselves, their children socialized practice are also aimed are
are also aimed in at making children to do things without help elders. ये सारी चीजें दिखाती हैं हमें. Now on the above diagnosis, the boy is exhibiting, पढ़ेंगे above diagnosis हम, the Oedipus complex becomes evident in, okay, तो ये stages of development वाली stages की बात कर रहा है, I think. The result of Oedipus complex take place when, okay, which of the following is also experienced during the phallic stage? So now, अब हम पढ़ते हैं. A boy brought a psychology clinic A boy was brought to psychology clinic in by his parents for treatment because he was suffering from high level of anxiety and frequently fought with his father. The anxiety he suffered from was causing him significant distress and negativity, impacting his relationship with his peer and school teachers. In order to conduct a comprehensive assessment and to understand the family dynamics, the psychologist interviewed his parents. The psychologist finally observed that the boy was very clingy and too dependent on his mother. He often became uncomfortable when he observed intimacy between his parents. He tried to get in between his parents when they kissed or hugged. Furthermore, he often argued with his father and challenged his authority. He was hostile towards the father and was in constant fear of punishment. So now on the basis of diagnosis, the boy is exhibiting इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है? ये फीमेल्स में होता है. इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ये विदाउट जेंडर होता है, सब में होता है ना. मार्टियर कॉम्प्लेक्स ये मैंने आज तक नहीं सुना है, तो मैं इसको तो पहले हटा दूंगी सबसे पहले, फिर मैं इंफीरियोरिटी को हटा दूंगी. इंफीरियोरिटी में कहीं पे भी जेंडर की बात नहीं आती कि सिंगल जेंडर में होगा, है ना. यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा? बॉय. तो इंफीरियोरिटी आपको बॉय होके भी आ सकती है, गर्ल होके भी आ सकती है, तो ये मेरा हट गया. और मुझे अच्छे से पता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स तो गर्ल्स में होता है, तो मेरे पास बचा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स. द ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बिकम एविडेंट इन, सो ओरल स्टेज, एनल स्टेज, जेनिटल स्टेज. नहीं, जेनिटल स्टेज में तो होता नहीं है, एनल स्टेज में भी नहीं होता है, ओरल स्टेज में हमारा सारा फोकस मुंह पे रहता है, फ्रॉम फीडिंग मतलब माउथ से सब चीज करते हैं हम. तो बचा हमारा कौन सा? फेलिक स्टेज, राइट. The resolution of Oedipus complex takes place when, मतलब कब Oedipus the boy accept his father relationship with his mother. हाँ भाई, ये होना तो बहुत जरूरी है, तभी होगा. The boy models his own behavior after his father. हाँ, ये भी होना बहुत जरूरी है. The child identifies the same sex parents with the same sex parents. Yes, very important. तो आंसर इज ऑल ऑफ द above. Which of the following is also experienced during the phallic stage? Phallic stage में क्या क्या होता है? Phallic stage में दो ही चीज होती है हमारी, या तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है या ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है. सिंड्रेला कॉम्प्लेक्स कौन सा है मुझे नहीं पता. ऑडिपस, हाँ ऑडिपस होता है, लेकिन फैलिक में नहीं होता है. सॉरी, फैलिक्स में होता है पर ऑडिपस तो लड़कों में होता है. आई एम सो सॉरी. एडोनिस कौन सा होता है? नो आइडिया. इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. Yes, so we finished with this second chapter, self and personality. Please go through this questions, each and every question, MCQ. And just remember one thing I want to say, that your exam is approaching, and during your examination process and preparation that you are doing, remember my one point. The first very important thing is take your proper sleep, because sleep increase our productivity. Sleep is very underrated by a student. But if you do very good, if you want to do very good in your examination, so please take care of your sleep, your food, and your health. Second important thing is, don't don't just do verbal things. You will get marks whatever you're writing in your examination. So practice question answers writing. At least if you don't have time to complete mock, just write 6 marks questions daily, so that if you start doing it today, and you will do throughout your this thing, your 10 days, so at least 6 into 2 questions. I think we have 2 questions, right? 2 questions of 6 marks, 2 into
10, 20. So you will be able to do 20 questions. Think about it. Because in examination we will get marks whatever we are writing, and if you are not able to do anything, and if you are not able to focus on your studies, and you don't have any idea what to do, what not to do, you can contact me. Where you can contact me? You can contact me on Telegram. So Telegram link is given, so please subscribe our channel and message me on Telegram if you want anything. And if you want to do mock with me, because right now I am not taking any crash course. If you want to do any kind of mock test with me, with my and gain knowledge from my experience, I am there. So stay tuned, stay focused, work very hard for these 20 days, and you will be on a very different place when you are writing your psychology paper. Thank you, and God bless you.